नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। मेरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कुछ लोग अपना नंबर लिख रहे हैं, अपना मोबाइल नंबर, और ये प्रचार कर रहे हैं कि ये गुरुजी का नंबर है। कृपा करके ऐसे किसी नंबर को कांटेक्ट ना करें, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। और दूसरी बात, इन नंबरों से अगर आपसे धन की मांग की जाए तो भूल करके भी आप किसी को पैसा मत दीजिएगा। आपका पैसा फ्रॉड हो जाएगा, आपका पैसा डूब जाएगा। चलिए अब आज के वीडियो पर बात करेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर 2022 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए, कैसी रहेगी धनागम और धन के बचत की स्थिति, संतान, शिक्षा, प्रतियोगिता की दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, भूमि, भवन और भौतिक सुखों की दृष्टि से कैसा रहेगा, साथ ही साथ रोग, ऋण, शत्रु, लव रिलेशन, दाम्पत्य सुख और धर्म, अध्यात्म, भाग्य और पुरुषार्थ, इन सब पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ आपके भाग्य, कैरियर और विदेश पर भी चर्चा करेंगे। ये वीडियो मैं 3 पार्ट में बना रहा हूँ। पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊँगा कि पिछले माह में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियाँ आईं, किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा और इसकी वजह क्या थी, ताकि आप ग्रहों के शुभ और अशुभ प्रभाव को समझ सकें, ग्रहों के गोचर को अपने जीवन के साथ जोड़ सकें, सामंजस्य बिठा सकें और उपायों के द्वारा भविष्य में आने वाले कष्टों से बच सकें। सेकंड पार्ट में मैं आपको नवंबर माह में ग्रह गोचर के आधार पर इसके फल का विश्लेषण करूंगा और तीसरे पार्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नवंबर 2022 में आपको किन क्षेत्रों में समस्याएं आ सकती हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी, और अंत में मैं आपके ग्रहों के उपायों पर भी चर्चा करूँगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली। आपके जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है उसके आधार पर जो कुंडली बनाई जाती है वो होती है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली में आपका प्रारब्ध लिखा होता है, आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित होंगी इसका विश्लेषण जन्म कुंडली से किया जाता है। दूसरी होती है गोचर कुंडली। गोचर कुंडली में वर्तमान में ग्रह स्थितियों के आधार पर फल का कथन किया जाता है। तो आपके सामने कर्क राशि के जातकों की गोचर कुंडली है नवंबर 2022 की। नवंबर 2022 का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए कई मायनों में विशेष परिवर्तन के योग लेकर आ रहा है, एक सकारात्मक परिवर्तन। लेकिन इसके पहले ग्रह स्थितियों को समझें। नवंबर में 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य जो कि चतुर्थ भाव में थे 16 नवंबर को पंचम में आ जाएंगे। बुध जो कि चतुर्थ भाव में थे 13 नवंबर को पंचम में आ जाएंगे। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। शुक्र 11 नवंबर को पंचम में आ जाएंगे और यहाँ पर बुध के आते ही बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। इसके बाद चौथा जो परिवर्तन है वो है मंगल का। 13 नवंबर को मंगल 12वें भाव से लाभ के भाव में आ जाएंगे। शनि सप्तम में है, सप्तम में शनि दिग्बली होते हैं, शश राजयोग भी बना रहे हैं और शनि 23 अक्टूबर से मार्गी हो चुके हैं। राहु कर्म भाव में है, देवगुरु अपनी ही राशि में भाग्य भाव में है और राहु और गुरु का 2-12 का संबंध बन रहा है। तो ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब इसका विश्लेषण करने से पहले बात कर लेते हैं कि पिछले माह में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियाँ आई होंगी और वो क्यों आई होंगी। अक्टूबर के महीने में आपको ज़्यादातर समस्याएं जो आई होंगी वो मंगल और शनि के कारण आई होंगी। मंगल का गोचर कुंडली के 12वें भाव में इस समय है अक्टूबर में,
और 13 नवंबर तक मंगल 12वें भाव में ही गोचर करेंगे। अब एक तो 12वां भाव वैसे ही खराब भाव माना जाता है, ऊपर से मंगल का शत्रु राशि में गोचर। 12वें भाव में 3 लिखा हुआ है, 3 का मतलब मिथुन राशि, मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध। बुध और मंगल को नैसर्गिक शत्रु माना जाता है। तो बुध की राशि में मंगल गोचर करते हुए पीड़ित हुए। मंगल जब पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को कमजोर बना देते हैं, क्योंकि मंगल साहस पराक्रम के कारक होते हैं, ऊर्जा के कारक होते हैं। जब मंगल खुद पीड़ित है तो व्यक्ति कमजोर हो जाता है। पीड़ित मंगल कार्यों को बिगाड़ देते हैं, और जब व्यक्ति अपने आप को कमजोर स्थिति में पाता है तो उसे क्रोध बहुत आता है। क्रोध के कारण बिला वजह की विवाद होते हैं और शत्रुता बढ़ जाती है, और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। अब चूंकि मंगल उग्रता और क्रोध के कारक हैं, पीड़ित अवस्था में है, हो सकता है विवाद इस कदर बढ़ गया हो कि कोर्ट कचहरी की नौबत भी आ गई हो। चूँकि 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है, न्यायालय का होता है, राजदंड का होता है, विदेश का होता है। 12वें भाव पर मंगल के गोचर के समय केतु की दृष्टि भी मंगल पर पड़ी। केतु क्या है? केतु डिटैचमेंट, अलगाव के कारक हैं। आपके मन में निराशा और डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। अचानक से परिवारीजनों, मित्रों, सहयोगियों या पति पत्नी के बीच विवाद हुआ होगा। उस विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया होगा और बात बिगड़ गई होगी। अशुभ मंगल संतान के लिए भी कष्टकारी होते हैं, और मंगल पंचम भाव के स्वामी भी हैं, जो कि संतान और शिक्षा का कारक भाव होता है। तो गर्भवती माताओं को विशेष परेशानी झेलनी पड़ी होगी। 12वां भाव अस्पताल का होता है। पीड़ित मंगल के कारण आपको हाई ब्लड प्रेशर, नेत्र कष्ट, बड़े भाई से विवाद, गठिया, ज्वाइंट पेन, एक्सीडेंट, चोट चपेट, फोड़े फुंसी, बार बार बुखार आना, ये सब समस्याएं आई होंगी। और अगर जन्म कुंडली में आपके मंगल ज़्यादा ही खराब हो तो गुर्दे में पथरी की शिकायत भी हो सकती है। तो आपके चक्कर डॉक्टरों के, अस्पताल के, मेडिकल स्टोर के, पैथोलॉजी लैब के लगे होंगे। और अगर आपके साथ ये सब हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनके जीवन में मंगल की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है तो ज़रूर हुआ होगा। अशुभ मंगल के कारण धन के संचय में भी बाधा आई होगी। प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ होगा। आत्मविश्वास में कमी आई होगी। घबराहट और लगातार सिर दर्द की भी शिकायत बनी रही होगी। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ी। पंचम भाव पर पड़ने से जैसा मैंने बताया कि गर्भवती माताओं के लिए दिक्कत आई होगी। संतान को भी समस्या आई होगी। हो सकता है आपके बच्चे को शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता ना मिली हो। ये भी हो सकता है कि आपके बच्चे को कोई रोग, कोई बीमारी लगी हो, उससे परेशान हुए हों आप। और ये भी हो सकता है कि आप अपने संतान के लिए कुछ करना चाह रहे थे, कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते थे, लेकिन वो आप ना कर पाए हों। और मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ी। मंगल शुभ होते तो शत्रुओं का नाश करते, लेकिन यहाँ मंगल पीड़ित स्वयं हैं तो शत्रु बढ़े होंगे। कर्ज भी हो सकता है आपको लेना पड़ गया हो, और कार्यों में रुकावट तो आई ही होगी। मंगल की दृष्टि पड़ी पराक्रम भाव पर। मंगल स्वयं पराक्रम, साहस और ऊर्जा के कारक हैं, लेकिन जब मंगल पीड़ित हैं तो आपके पराक्रम और साहस में कमी आई होगी। काम में मन नहीं लगा होगा। काम आपने या तो शुरू ही नहीं किया होगा, और अगर आपने कोई काम शुरू भी किया हो तो उसे बीच में छोड़ दिया होगा। काम आपका अधूरा रह गया होगा। बनते बनते कार्य आपके बिगड़े होंगे। यहाँ पर शनि भी हैं। शनि 23 अक्टूबर तक वक्री थे। हालांकि 23 अक्टूबर के बाद मार्गी हो गए हैं, लेकिन शनि के कारण भी
चूँकि शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ी, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिला। शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ी, आपके अंदर आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, ये सब दिक्कतें आई। और शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ी तो भौतिक सुखों में कमी आई, माता के स्वास्थ्य में कमी आई। साथ ही साथ शनि स्वयं सप्तम में गोचर कर रहे हैं तो दाम्पत्य सुखों में भी कमी आई। शनि के कारण काम में मन न लगना, थकान, आलस्य, कार्य में बाधाएं, कार्यों की गति मंद हो जाना, धन आगम में कमी, धन का संचय न होना। और चूंकि शनि अष्टम के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव कमर के नीचे के रोगों का होता है, तो घुटनों का दर्द, पेट दर्द, कमर में दर्द, पिंडलियों में दर्द, थकान, आलस्य, ये सब समस्याएं आपके सामने आई होंगी। और अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि नवंबर के महीने में क्या क्या परिवर्तन होने जा रहे हैं आपके जीवन में। नवंबर के महीने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध आपकी कुंडली में बन रहा है और वो है राहु और गुरु का दोबारा का संबंध। देखिए, राहु गुरु से दूसरे भाव में है, पहला, दूसरा। अब आप गुरु से राहु से गिनिए तो राहु से देवगुरु 12वें भाव में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो राहु और गुरु में 2-12 का संबंध बन गया। वैसे तो राहु को बहुत खराब माना जाता है, सर्वाधिक पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है राहु के लिए। लेकिन यही राहु अगर केंद्र के भाव में गोचर करें, त्रिकोण के भाव में गोचर करें, या फिर अंश बल से मजबूत हों और शुभ ग्रह के साथ संबंध बने तो राहु बहुत अच्छा फल देते हैं। 22 नवंबर से राहु अंश बल से परिपूर्ण होंगे। 24 नवंबर से देवगुरु मार्गी हो रहे हैं। राहु का गोचर केंद्र के भाव में है और राहु और गुरु का 2-12 का संबंध बन रहा है। तो इस तरह से राहु इस समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं। अब आप समझिए ध्यान से, राहु क्या है। राहु आपकी महत्वाकांक्षा है, राहु एक्सपेंशन है, विस्तार है, राहु है विदेश। और राहु शुभ और बली हो तो राहु से ज़्यादा धन कोई दूसरा ग्रह दे ही नहीं सकता। देवगुरु क्या है? देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, संतान और शिक्षा के कारक हैं, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। राहु कर्म क्षेत्र में बैठे हैं देवगुरु के साथ, देवगुरु से संबंध बनाते हुए। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, आप मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये आपके लिए आने वाले 4-5 महीनों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा ये संबंध। चाहे आप नौकरी में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, कोई व्यापार व्यवसाय है, खुद की कोई इंडस्ट्री है, कोई स्टार्टअप है, कोई भी कार्य आप कर रहे हों, इस समय अपने कार्य क्षेत्र का जितना अधिक आप विस्तार करेंगे उतना ही धन आपको प्राप्त होगा। क्योंकि राहु हैं एक्सपेंशन के कारक, राहु हैं एक्सट्रीम, देवगुरु हैं धन, देवगुरु हैं ज्ञान। लेकिन ध्यान रखें, अपने कर्म क्षेत्र का विस्तार करते समय आपको देवगुरु के ज्ञान, बुद्धि, विवेक का प्रयोग करते हुए करना है। ऐसा नहीं कि एकदम से आपने पैसा लगा दिया बिजनेस को डबल करने के चक्कर में। अपने बुद्धि का प्रयोग करके आपको करना है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये होती है, कभी कभी हम बहुत एफर्ट करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बट रिजल्ट नहीं आता, और आता भी है तो नेगेटिव।
लेकिन ये जो राहु और गुरु का 2-12 का संबंध है, ये संबंध आपको पॉजिटिविटी की ओर ले जाएगा। आप अपने मन से इस डर को निकाल दीजिए कि आप अगर अपने कर्म क्षेत्र का, अपने व्यापार का, अपने व्यवसाय का विस्तार करेंगे तो नुकसान होगा। ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए इस समय। और ये स्थिति अप्रैल 2023 तक बनी रहेगी और हर माह के वीडियोस में मैं आपको इस संबंध के बारे में रिमाइंड कराता रहूँगा, बताता रहूँगा। आपके मन में जो डर है, भय है, वो आप बिल्कुल निकाल करके जितना ज़्यादा अपने कार्य क्षेत्र का, अपने व्यापार का, अपने व्यवसाय का एक्सपेंशन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ होगा। बस एक बात का ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको समझनी है। राहु नेगेटिव भी हो जाते हैं। कब? राहु हैं सीक्रेसी के कारक, गोपनीयता के कारक। अगर आपने सीक्रेसी को भंग कर दिया, अपनी योजना, अपनी प्लानिंग, अपनी स्कीम आपने शेयर कर दिया लोगों से, फिर आप सफल नहीं हो पाएंगे। सफलता तभी मिलेगी जब आप राहु के पॉजिटिव एस्पेक्ट को समझें। अगर आपने अकॉर्डिंग टू राहु काम नहीं किया, आप नेगेटिव एस्पेक्ट पे चले गए, यानी आपने डिस्क्लोज कर दिया अपनी स्कीम को, अपनी प्लानिंग को शेयर कर दिया, फिर आपको सफलता नहीं मिलेगी। पहली और अंतिम शर्त है राहु के साथ कि आप सीक्रेसी को मेंटेन करें, गोपनीयता को मेंटेन करें। जो भी आपकी कार्य योजना है, जो भी प्लानिंग है, जो भी आपका बिजनेस प्लान है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, उसको खामोशी से अपनी ज्ञान, बुद्धि, विवेक का प्रयोग करते हुए व्यापार का विस्तार कीजिए। अब देख लीजिए, चमत्कार होगा, चमत्कार। इतना धन प्राप्त होगा आप संभाल नहीं पाएंगे। अब दूसरे महत्वपूर्ण गोचर पर बात करते हैं। सूर्य, बुध और शुक्र का देवगुरु के साथ नवम पंचम योग बन रहा है। देखिए, सूर्य से पंचम में गुरु, बुध से पंचम में गुरु, शुक्र से पंचम में गुरु और गुरु से नवम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र। आप गिन लीजिएगा, नवम पंचम योग बन गया। नवम पंचम योग क्या होता है? कुंडली का 5वां और 9वां भाव जो होता है, ये लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। पहला, 7वां, चौथा, 7वां और 10वां ये विष्णु स्थान कहा जाता है। इन भाव में जो ग्रह गोचर करते हैं वो हमारी रक्षा करते हैं। पंचम और नवम में जो ग्रह गोचर करते हैं वो हमें धन प्रदान करते हैं। तो धन की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ होने वाला है नवंबर 2022। अब देखिएगा, धन की बरसात हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। लाभ होना है निश्चित तौर पर। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुक्र के बारे में, क्योंकि शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुखों, समृद्धि, संपन्नता के कारक तो हैं ही। शुक्र लाभ के भाव के स्वामी भी हैं, जहाँ से हर तरह के लाभ का विचार किया जाता है। धन का लाभ, संतान, शिक्षा, विवाह, हर चीज़ का विचार किया जाता है। और यहाँ पर शुक्र 11 नवंबर तक अपनी ही राशि में केंद्र के भाव में गोचर करेंगे। मालव्य राजयोग बनाएंगे। मालव्य राजयोग धन का होता है। मालव्य राजयोग सुख सुविधाओं का योग होता है। मालव्य राजयोग जीवन साथी और विवाह का होता है। मालव्य राजयोग समृद्धि और संपन्नता का होता है। अब यहाँ एक चीज समझें, शुक्र भी धन के कारक हैं और देवगुरु भी धन के कारक हैं। धन दोनों ही देते हैं। फर्क क्या है? क्यों शुक्र और गुरु को शत्रुवत माना जाता है? वजह है, देवगुरु उतना ही धन प्रदान करते हैं जिससे कि आप अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, धार्मिक कार्यों पर धन खर्च कर सकें, यात्रा देशाटन पर धन खर्च कर सकें,
दान पुण्य पर धन खर्च कर सकें, साधु संतों की सेवा कर सकें, इतना ही धन देवगुरु प्रदान करते हैं। जबकि शुक्र जो हैं वो असीमित धन प्रदान करते हैं। शुक्र के धन का प्रयोग आप अपनी सुख सुविधाओं पर करते हैं, ऐश्वर्य और विलासिता पर करते हैं, लग्जरी पर करते हैं, सुखों को बढ़ाने वाले साधनों पर करते हैं। तो यहाँ शुक्र 11 नवंबर तक चतुर्थ भाव में मालव्य राजयोग बनाते हुए आपको हर तरह के सुख सुविधाओं के साधन प्रदान करेंगे। और अगर आप महिला हैं तो आप ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, श्रृंगार प्रसाधन, इन सब पर धन खर्च करेंगी। और शुक्र 11 नवंबर को पंचम भाव में आ जाएंगे और शुक्र और गुरु का नवम पंचम योग बन जाएगा। दोनों ही ग्रह लक्ष्मी स्थान में गोचर कर रहे हैं। शुक्र भी लक्ष्मी स्थान में, गुरु भी लक्ष्मी स्थान में, और दोनों का नवम पंचम का योग बन रहा है, जो कि धन की प्राप्ति की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ योग है। पंचम भाव शुक्र को अत्यधिक प्रिय होता है। क्यों? क्योंकि पंचम भाव संतान का, शिक्षा का, कल्पना शक्ति का, क्रिएटिविटी का, लव रोमांस का होता है और शुक्र इन सब के कारक हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि लव रिलेशंस को प्रगाढ़ता प्रदान करने के लिए बेहतर समय है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके विवाह बंधन में बंधने का योग बनेगा, नए रिलेशंस बनेंगे, मेल और फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ेगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि 16 नवंबर को सूर्य भी आ जाएंगे। सूर्य के आ जाने से एक नेगेटिव बात ये होगी कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बन सकते हैं। इससे आपको सावधान रहना होगा। माता लक्ष्मी की उपासना करें, महिलाओं का सम्मान करें, शुक्रवार को कन्याओं को भोजन कराते रहें ताकि शुक्र का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़े आप पर। परिवार और संतान को लेकर आपके मन में उत्साह रहेगा। विवाह को लेकर आपके सपने पूरे होंगे। शुक्र आपकी कल्पना शक्ति को, क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे। आप कला के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पर बुध भी हैं और लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं। तो छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। हो सकता है आपको कोई स्कॉलरशिप मिल जाए या कोई पार्टनरशिप जॉब आप करें और पढ़ाई के साथ साथ आपको धन भी मिलता रहे। पंचम भाव क्रिएटिविटी का है। कला के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में कुछ नई उपलब्धियां आप हासिल करेंगे। यहाँ पर शुक्र लाभ के भाव के स्वामी हैं तो हर तरह का लाभ आपको प्रदान करेंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी हैं तो भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। और चतुर्थ भाव में केतु का गोचर है शुक्र की राशि में, तो अचानक से आपको कोई बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं सूर्य और बुध के बारे में। 16 नवंबर तक सूर्य का गोचर चतुर्थ भाव में होगा और चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि सूर्य आपके अंदर अहंकार और ईगो, अपने धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता को लेकर के, अपने उच्च पद को लेकर के, समाज में प्रतिष्ठित स्थान को लेकर के आपके मन में एक अहंकार डेवलप करेगा। उससे आपको सावधान रहना होगा। जहाँ तक बुध की बात है तो यहाँ पर 13 नवंबर तक बुधादित्य राजयोग बनेगा और उसके बाद सूर्य 16 नवंबर को पंचम में आ जाएंगे। 13 नवंबर को बुध आ जाएंगे। एक बार फिर से यहाँ पर बुधादित्य राजयोग बनेगा तो सरकारी नौकरी के लिए प्रबल योग बनेगा। चूँकि सूर्य और बुध गुरु के साथ नवम पंचम का योग बना रहे हैं और गुरु छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है।
तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य या बुध या गुरु मजबूत स्थिति में हैं, या इनमें से सूर्य बुध या गुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने का योग है। साथ ही साथ बुध विदेश भाव के स्वामी हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग सरकारी नौकरी का कारक होता है। किसी विदेशी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर में, कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के क्षेत्र में, या विदेश सेवा में आपको जॉब मिल सकती है। किसी फॉरेन एम्बेसी में आपको नौकरी मिल सकती है। विदेशी व्यापार में उन्नति होगी, क्योंकि बुध व्यापार के कारक होते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय है, वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। पंचम भाव संतान का होता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है। और सूर्य और बुध के प्रभाव से अगर संतान की प्राप्ति होती है तो संभावना इस बात की ज़्यादा है कि पुत्र की प्राप्ति हो। संतान की तरफ से सुख और खुशी दोनों ही मिलेगी। पंचम भाव शिक्षा का है, तो छात्रों के लिए बढ़िया रहेगा। खास करके वो छात्र जो कि आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, या वो छात्र जो आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा सूर्य और बुध का पंचम भाव में गोचर करना। उच्च शिक्षा के लिए विदेश आप जाना चाहते हैं तो बेहतर समय है, क्योंकि नवम भाव जो उच्च शिक्षा का होता है उसके स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, सूर्य के मित्र हैं। तो आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं। 12वें भाव के स्वामी बुध हैं। यहाँ पर बुध और सूर्य के प्रभाव से आपकी इंटेलिजेंस पावर बढ़ेगी, आपकी मेमोरी बढ़ेगी, आपके समझने की, सोचने की, तर्क शक्ति, विश्लेषण क्षमता, ये सब बढ़ेगी। इस गोचर काल में अगर आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके लग्न के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा सूर्य के मित्र हैं, तो सूर्य का गोचर आपकी राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंचम भाव में जब गोचर करेंगे तो आपके लिए लाभ ही लाभ होगा। जहाँ तक देवगुरु की बात है तो देवगुरु 24 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं, और मैंने बताया कि देवगुरु और राहु का बहुत अच्छा संबंध बन रहा है। गुरु का सूर्य बुध शुक्र से संबंध बहुत अच्छा बन रहा है। शनि 23 अक्टूबर से मार्गी हो चुके हैं, और शनि के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, सिर्फ और सिर्फ इतना कहूँगा, सप्तम भाव व्यापार का होता है। शनि जिस जातक की कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करें, सप्तम में शनि दिग्बली होते हैं, ऐसा जातक सैकड़ों हजारों लोगों को भोजन देने वाला होता है। यानी आपका व्यापार व्यवसाय इस स्तर का ले जाएंगे शनि कि आपके अधीनस्थ सैकड़ों हजारों लोग कार्य करेंगे। ये दिग्बली शनि का प्रभाव होता है। तो इस तरह से नवंबर के माह में आपके जीवन में बहुत बड़े सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। लेकिन जिस भी ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आपके जीवन में गतिमान हो, आप उसका उपाय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल, इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें,
ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों। मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार, इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर, मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी, इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने, कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोरपंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इन सब जगह पर मोरपंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोरपंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय, इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।